नया स्कूल शुरू कर मैं अपनी लेगेसी बनाऊंगा। चलो बेटा, एक बार सिस्टम चलने की बात है भाई। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। थोड़ी सी बात कर रहे थे, एक बार सिस्टम ऑन होने की बात होती है फिर सब जुड़ जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं। ये लाइक और सब्सक्राइब कर करके ना 10,000 के ऊपर पहुंचा दोगे ना जब तुम, तो फिर तुम्हारा सिस्टम मैथ्स और फिजिक्स का भी चालू कब हो जाएगा ना पता नहीं लगेगा तुम्हें। तब तक ना हम चालू हो गए ऐसा होता है। हाँ, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि तुम हो सकता है निकल ही ना लो तब तक। चलो कोई बात नहीं यार, इसमें क्या। चलो ठीक है, देखो आगे आने वाले जनरेशन को फायदा हो जाएगा। बहुत बहुत फ़ायदा पहुंचाने वाले हैं। चलो ठीक है, बस ये जनरेशन जो है ना क्या करती रहे, लाइक करती रहे। चलो ठीक है, देखो एक तो टॉपिक बार बार याद आ रहा है कि क्या चालू करवाना है। आप लोगों को मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बताई थी कि 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है फर्स्ट क्लास में। काफ़ी सारी हम 5-6 क्लासेस ले चुके हैं अपने पहले पार्ट पे, और सबसे ज़्यादा टाइम हमने वहाँ इन्वेस्ट किया कि सबसे इम्पॉर्टेंट वो पार्ट था। अब सेकंड नंबर पे, सेकंड इम्पॉर्टेंट पार्ट पे हम लोग अपना टाइम इन्वेस्ट करने वाले हैं। और मैंने आपको बताया था कि हम लास्ट पार्ट कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन करने वाले हैं। हालांकि बीच में इलेक्ट्रोलिसिस लिखा था, तो इलेक्ट्रोलिसिस बाद में करने वाले हैं हम लोग। पहले क्या करने वाले हैं हम लोग, कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन। तो बड़ा बड़ा हेडिंग आप लोग बना लीजिए, कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन। देखो बेसिक सी डेफिनेशन आपको मॉड्यूल में मिल जाएंगी सारी की सारी, तो मैं बस आपके साथ थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर दे रहा हूँ, ठीक है। लिखवा कुछ नहीं रहा हूँ, आपको पता होना चाहिए कि कंडक्टर्स क्या होते हैं। बताना कंडक्टर्स क्या होते हैं। कंडक्टर्स कौन होते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी पास करे। अब कंडक्टर्स में भी वैरायटी है। वैरायटी का मतलब, एक आपने सुना होगा मेटेलिक कंडक्टर्स होते हैं, सुना है आपने कंडक्टर्स में मेटेलिक कंडक्टर्स, ठीक है। और एक होते हैं मेरे पास इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स। तो सबसे पहले तो आपको दोनों में डिफरेंस घर से करके लाना है कि मेटेलिक कंडक्टर्स और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स में डिफरेंस क्या है। मैं बस आपको ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ, पॉइंट्स आप लोग घर से बना के लाना। सुन लो एक बार, मेटेलिक कंडक्टर्स में जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा, जिससे आपकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। अरे जिससे फ्लो ऑफ, जो करंट है वो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के द्वारा होगा। किसके फ्लो के द्वारा होगा बोलो यार। अगर कभी इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है तो मेटल को डिकम्पोज होने की जरूरत नहीं होती, उसको सिर्फ इलेक्ट्रॉन का लॉस करना होता है। ये फंडा समझ में आ रहा है। जबकि इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स में आप लोगों का स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स और वीक इलेक्ट्रोलाइट सुना है आपने। क्या होते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो फुली डिसोसिएट हो जाते हैं अपने आयंस में। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो थोड़े अमाउंट में डिसोसिएट होते हैं। राइट। तो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स में जो कंडक्टेंस होती है वो किसकी वजह से होती है, वो फ्लो ऑफ आयंस की वजह से होती है। और आयंस कब बनते हैं, किसके बनते हैं, सॉल्ट्स के बनते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स के बनते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स में अगर मैं एग्जांपल ले लूं NaCl, तो पानी में जाते ही Na+ और Cl- में धड़ाम से टूट जाता है, बोलो यार। तो प्लस आयन और माइनस आयन अब घूमेगा 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 और कंडक्टेंस कर देगा। अरे बोलो यार, फ्लो ऑफ आयंस की वजह से हुई ना। जितने ज्यादा नंबर ऑफ आयंस होंगे उतनी ज्यादा कंडक्टेंस होगी ना। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट में वीक एसिड का एग्जांपल ले लेता हूं, एक CH3COOH, क्योंकि सबने देखा है वीक इलेक्ट्रोलाइट है। अगर ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो फिर ये कंडक्टेंस भी कम करेगा, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ आयंस कम होंगे। क्या आपको बात समझ में आ रही है। वीक इलेक्ट्रोलाइट कौन, जो कम टूटते हैं, कम आयंस देते हैं, कम आयंस देते हैं। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के कंपैरिजन में इसकी कंडक्टेंस क्या रहने वाली है, कम रहने वाली है। क्या आपको बातें समझ में आ रही हैं। दोनों में एक बेसिक डिफरेंस आपको पता लग गया। अगर डिफरेंस आपको पता लग गया तो केतक आप बताओ
कि हमारे टॉपिक से रिलेटेड कौन सी कंडक्टेंस होने वाली है यार। राइट, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस, क्योंकि मैं सॉल्यूशन के अंदर चेक करने वाला हूँ और सॉल्यूशन के अंदर मेरे जो हैं ये इलेक्ट्रोलाइट्स ही प्रेजेंट रहेंगे। क्या आपको बातें समझ में आ रही हैं? एक छोटा सा एक पॉइंट होगा, इसमें काफ़ी बार पूछ लेते हैं, टेम्परेचर बढ़ाने पर मेटालिक कंडक्टर्स की कंडक्टेंस डिक्रीज होती है। मैं आपको आंसर ही बता रहा हूँ सीधे। और टेम्परेचर बढ़ाने पर फ्लो ऑफ आयंस बढ़ने की वजह से, मूवमेंट ऑफ आयंस बढ़ने की वजह से कंडक्टेंस इंक्रीज होती है। टेम्परेचर बढ़ाने पर एक जगह कंडक्टेंस डिक्रीज हो रही है और एक जगह कंडक्टेंस इंक्रीज हो रही है। ये भी आपको जब आप इसके पॉइंट्स देखोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा, ये वन ऑफ द पॉइंट है। रीज़न, मेटल इलेक्ट्रॉन का फ्लो करवा रहा था तो कंडक्टेंस हो रही थी, इलेक्ट्रॉन जा रहा था, बोलो यार। टेम्परेचर बढ़ा दिया, अब इलेक्ट्रॉन के फ्लो रेस्ट्रिक्ट कर दिया आपने। पहले जो स्मूथली इलेक्ट्रॉन जा रहा था, अब टेम्परेचर बढ़ाने से उसका फ्लो जो है वो कम हो गया है, वाइब्रेशंस आ गए हैं उसमें। क्या आपको बातें समझ में आ रही हैं? इसीलिए मेटालिक कंडक्टर्स की कंडक्टेंस कम होती है टेम्परेचर बढ़ाने पर, और जबकि यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई टेम्परेचर बढ़ाने पर। तेज तेज भागने लग गए आयंस, तेज तेज भागने लग गए तो कंडक्टेंस इंक्रीज होने वाली है। क्या आपको बातें समझ में आ रही हैं? अरे नोट से कर लेना, मॉड्यूल से कर लेना। समझ में आ गई बात? मैं तो आपको बस बात समझा रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा आप लोग नोट कर लीजिए। हमारा इससे पाला पड़ने वाला है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर से, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस से। तो मैं अगला पॉइंट लिखवाने वाला हूँ आपको, ठीक है? होमवर्क क्वेश्चन लिख लीजिए, डिस्टिंग्विश बिटवीन मेटालिक कंडक्टर्स एंड इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स, या राइट द डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स ऑफ मेटालिक कंडक्टर्स एंड इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स। लिखने के बाद बताना मुझे ज़रा लिख लिया है कि नहीं। तो मेटालिक और इलेक्ट्रोलिटिक के बीच में, हाँ, मेटालिक और इलेक्ट्रोलिटिक का होमवर्क है, ठीक है? बता दिया, ऑलमोस्ट डिस्कस कर लिया, 2-3 पॉइंट्स और आप लोग को देखने मिल जाएंगे, ठीक है? छोटे छोटे से हटा दे बेटा। चलो, अब सबसे पहली बात आती है, सर देखो हम पढ़ तो रहे हैं, सबसे पहले फैक्टर्स पढ़ लेते हैं, कौन कौन सा अफेक्ट करेगा। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग कंडक्टेंस, फैक्टर्स अफेक्टिंग बेटा कंडक्टेंस। फैन ऑफ करूं क्या? फैक्टर्स अफेक्टिंग बेटा जी कंडक्टेंस में सबसे पहला फैक्टर है सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरैक्शंस, और आंसर आप बताओगे, ठीक है? आप बताओ, सॉल्यूट सॉल्यूट अगर इंटरैक्शंस ज्यादा होंगी, ओहो, तो फिर कंडक्टेंस ज्यादा होगी या कम होगी? कम होगी, क्योंकि अगर आयंस के बीच में इंटरैक्शंस अच्छी हैं तो उनका फ्लो रेस्ट्रिक्ट होने वाला है, देयरफॉर, या फिर ऐसा कर लो, सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरैक्शंस जितनी ज़्यादा होंगी उतनी कम क्या होगी? कंडक्टेंस। यहाँ से आपको समझ में आ रही है बात? कर लोगे ना पहला पॉइंट? सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरैक्शंस, सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरैक्शंस, बोलो बोलो बोलो, क्या लगता है आपको? ज्यादा होगी? काहे भैया? हाँ, दोनों मिलेंगे तो जैसे NaCl और वाटर तो जब वो मिलेंगे तो वो ब्रेक होंगे। अच्छा, देखो इसके अंदर क्या कहानी है ना, ध्यान सुनना। सोल्यूट और सोलवेंट की इंटरेक्शन का अर्थ है कि फॉर सपोज मैंने NaCl को किस में डाला? एक्वस में डाला, और मैंने LiCl को किस में डाला? एक्वस में डाला।
तो मैंने जब Na+ को पानी में डाला तो पानी के मॉलिक्यूल के साथ इसका यू इंटरेक्शन होगा। ध्यान से सुनने वाला पॉइंट है ये, आपने अगर नहीं सुना ना तो आप बर्बादी के नज़दीक हो। ये देखो, ये बात समझते हो कि नहीं समझते, बोलो। आपको सर ऐसा है ना कि Li+ भी तो ऐसी इंटरेक्शन करेगा यार, ऐसा है कि LiCl साइज में छोटा है। अरे आपको पता है कि नहीं पता है भाई? अरे यहां पे ना टूटने की बात नहीं हो रही यार, यहां पे जो कंपैरिजन होगा ना वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट की इंटरेक्शन के बेसिस पे ही होगा। वो तेरी बात सही है कि अगर पानी में आयन जाएगा तो सॉल्वेशन होगी और वो अलग होएगा, पर ये कंपैरिजन जो चाह रहा है ना केवल इंटरेक्शन के बेसिस पे चाह रहा है। तो आप ये देखो कि Li+ Na ग्रुप में ऐसे आते हैं। लीना की रब से फरियाद, बोलो यार। साइज में छोटा कौन है? तो लिथियम साइज में छोटा होने के कारण इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किसका ज्यादा होगा? लिथियम का। ये तो आपने पढ़ा हुआ है ना। और अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज छोटे वाले का ज्यादा है तो पोलराइजिंग पावर, कौन सी पावर बेटा? पोलराइजिंग पावर भी हाई उसी की होगी जिसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा। बोलो यार। आप बताओ किसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा है? लिथियम की पोलराइजिंग पावर Na की पोलराइजिंग पावर से ज्यादा है। क्यों? क्योंकि उसका साइज छोटा था। अरे पोलराइज करने का अर्थ पता है क्या है? पानी के मॉलिक्यूल्स आजा 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 और आजा। पानी के मॉलिक्यूल्स और खींच लिए तो पानी के मॉलिक्यूल खींचने के बाद ये बड़ा हो गया। पोलराइजिंग मतलब पॉजिटिव वाला नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की पावर किसकी ज्यादा है? लिथियम की ज्यादा है। क्यों? क्योंकि उसका साइज छोटा था। अब साइज छोटा होने की वजह से इतने सारे सोलवेंट के मॉलिक्यूल्स को अपने पास बुला लेगा, जबकि Na थोड़ा सा बड़ा था पर ज्यादा पार्टिकल को, लिथियम से बड़ा था सोडियम, पर ओवरऑल साइज आफ्टर सोल्वेशन, ओवरऑल साइज ऑफ लिथियम इज ग्रेटर देन सोडियम आफ्टर व्हाट? सॉल्वेशन। अब एक बात बताओ, लिथियम ये बड़ा हो चुका है, ये मोटा तगड़ा हो चुका है, और सोडियम हमारा पतलू सा रह गया। अब बताओ भागेगा तेज कौन? सोडियम भागेगा भाई, तेज छोटा है यार। बोलो यार। अगर सोडियम तेज भागेगा तो अब कंडक्टेंस किसमें ज्यादा होगी? जहां पे आयन तेज भागेगा, सोडियम में। तो कंडक्टेंस एक्वस मीडियम के अंदर किसकी ज्यादा होने वाली है? सोडियम की ज्यादा होने वाली है। क्या आपको बातें समझ में आ रही हैं? यस और नो यार। तो सोल्यूट सोलवेंट इंटरेक्शन का बेसिकली ये पॉइंट था कि जितनी ज्यादा सोल्यूट और सोलवेंट की इंटरेक्शन होगी उसका ओवरऑल साइज बढ़ने की वजह से उसकी कंडक्टेंस क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इनवर्स हो गया फिर। हाँ, पर कंपैरिजन आपको इस तरीके से आएगा जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन बना दिया। तो आपको पता है कि भाई पानी में कंडक्टेंस किसकी ज्यादा होने वाली है? NaCl की ज्यादा होने वाली है एज कंपेयर टू LiCl। फंडा क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? बोलो यार। और ठीक है, ठीक है। एक शब्द आएगा मोल्टन, छोड़ो अभी नहीं बात करते हैं, फिर इसका उल्टा हो जाएगा उसमें। मतलब मोल्टन का मतलब वहां पे सोल्वेशन नहीं हो रही, वहां पे केवल और केवल उसी के मेल्ट पड़ा हुआ है। जैसे मोल्टन NaCl और मोल्टन LiCl की अगर मैं बात करूंगा तो अब इसमें Na+ है और इसमें Li+ है। मोल्टन का मतलब यही मेल्ट है और कुछ नहीं है, सॉल्वेशन वॉल्वेशन नहीं हुआ है। तो अब साइज में छोटा कौन है? हाँ, तो अब लिथियम का ज्यादा होगा कंडक्टेंस। समझ में आ गई? एक्वस के अंदर सोल्यूट सोलवेंट इंटरेक्शन हो जाएंगी। फंडा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? पक्का ना? ये एक नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सोलवेंट सोलवेंट रह गई, ये नोट हो गया तुम्हारा? तीसरा कर लेते हैं।
सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शंस, सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन अगर ज़्यादा होंगी तो क्या होगा, तो भी कंडक्टेंस कमी होगी। क्यों कम होगी, वजह बताओ। अगर सॉल्वेंट सॉल्वेंट ज़्यादा है, सॉल्वेंट और सॉल्वेंट की इंटरेक्शन ज़्यादा है तो विस्कोसिटी ज़्यादा है। क्या ज़्यादा है, विस्कोसिटी ज़्यादा होने की वजह से वो रेजिस्टेंस ज़्यादा ऑफर करेगा। समझ रहे हो ना। आयन को, भाई आयन को भी तो वहां घूमना था यार, बोलो ना यार। आयन को अब रेजिस्टेंस ऑफर करेगा कौन, अगर सोलेंट सोलवेंट की इंटरेक्शन ज़्यादा होगी तो, और आयन ही नहीं घूम पाया आपका तो फिर कंडक्टेंस आपकी क्या हो जाएगी, कम। ठीक है ना जी, वो बढ़ जाए जी। अब लास्ट पॉइंट वेरी सिंपल, टेम्परेचर इंक्रीजेस तो कंडक्टेंस सॉल्यूशन के अंदर इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी। लास्ट पॉइंट, टेम्परेचर बढ़ाया जी, क्या बढ़ जाएगी आयंस की, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से क्या बढ़ जाएगा, मोबिलिटी ऑफ आयंस बढ़ जाएगी, और मोबिलिटी ऑफ आयंस होने से, ये तो सिंपल है ना जी। एक बार नोट कर लो, हमारे गले की तरह मार्कर भी प्यासा हो चुका है। मार्कर के लिए तो जुगाड़ है, अपने लिए आज नहीं है। चलें बेटा बढ़ जाए आगे। लास्ट पॉइंट, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स डाल ही लेते हैं। चलो वैसे मैं आपको बता चुका हूं। आ जाओ बेटा जी, क्या नेचर ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की कंडक्टेंस कैसी होगी, क्योंकि वो कम डिसोसिएट होगा, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की, बस यही है। ठीक है, हम कर चुके हैं इसको डिस्कस, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है इसमें, आपको पता है, आप समझदार हो। आगे बढ़ते हैं। उबैद तारीफ सुन के कैसा लगा बेटा? इसने सुनी नहीं, ये सिर्फ गालियां खाने का आदी है। उबैद बेटा कोई बात नहीं, आज थका हुआ बेचारा। चलो, एसी की हवा नहीं आ रही क्या तुझे? आज कहाँ है? आज तो नहीं था। आज कहाँ था? आज नहीं था, आज तो जान। अरे वो अभी आदत छूटेगी ना, अभी 1-2 दिन लग जाएंगे मुझे लग रहा है। अभी बेचारा खा के थक गया होगा मुझे लग रहा है। सही है, चलो ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। रेजिस्टेंस एंड कंडक्टेंस। बेटा रेजिस्टेंस एंड कंडक्टेंस, ठीक है। सीधे सीधे फॉर्मूले कराऊंगा, कोई आपको रेजिस्टेंस बताने की जरूरत नहीं है। आपको रेजिस्टेंस का मतलब पता है। क्या होता है रेजिस्टेंस का मतलब, बताओ? रेस्ट्रिक्शन टू द फ्लो ऑफ करंट, राइट। रेजिस्टेंस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आर से। किससे करते हैं? आर का फॉर्मूला बोल दो यार, बोल दो। रो एल बाय ए, जिसमें आर क्या होती है? रेजिस्टेंस। अरे काका, रेजिस्टेंस होती है, ये रो को कहते हैं रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी वो बोलो यार, एल बाय ए। अच्छा, रेजिस्टिविटी के साथ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अरे भाई, अगर एल बाय ए 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर हो गया तो अब ये स्पेसिफिक हो गई और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हो गई। अब स्पेसिफिक मतलब, ठीक है ना, जब हम कांस्टेंट 1 सेंटीमीटर के हिसाब से बात करेंगे। चलो छोड़ो ये सब, इधर देखो, एल बाय ए को क्या कहते हैं? सेल कांस्टेंट। क्या कहते हैं बालकों? सेल कांस्टेंट, ठीक है। अब ये हो गया एक फॉर्मूला।
आ जाओ करें दूसरा फॉर्मूला। बोलो यार, किसकी बात करने वाले हैं दोस्तों? कंडक्टेंस। कंडक्टेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय जी। ये जो जी है ना जी, ये 1/r है जी, और ये जो जी है ना जी, ये 1/ρ L/A है जी। ठीक है जी। अब ये जो 1/ρ है ना जी, 1/ρ को कहते हैं कापा। क्या नाम है बेटा इसका? कापा या कप्पा, कप्पा कुछ भी कह लो इस, ठीक है ना जी। कटप्पा मत कहना बस, ठीक है, पुराना हो गया है। G इज इक्वल टू कापा इंटू A/L। ठीक है, ये मजा नहीं आ रहा ना देख के A/L को? एक काम करो, मजे लेते हैं। L/A को G स्टार कह लो। क्या कह लो बेटा जी? G स्टार। L/A को क्या कह लो बेटा? G स्टार। आ जाओ इधर देखो रे, L/A को G स्टार कह लो तो ये क्या हो गया बेटा? कप्पा इंटू कप्पा अपॉन G स्टार। तो कप्पा क्या हो गया आपका? G इंटू G स्टार। ये मैं आपको इसलिए बनवा रहा हूं ताकि आपके न्यूमेरिकल ना इधर से थोड़ा सा इजीली सॉल्व हो जाता है। आपको पता हो G स्टार क्या है बेटा? सेल कांस्टेंट है। सेल कांस्टेंट को L/A कहते हैं। फंडा क्लियर है? G को कंडक्टेंस कहते हैं। कप्पा की बात ही कर लेते हैं। चलो, कप्पा हो गया मेरे पास कंडक्टिविटी। क्या हो गया बेटा जी? कंडक्टिविटी को और लिखते हैं, और स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा जी? स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी कहते हैं। आ जाओ यूनिट्स की बात कर लें, थोड़ी थोड़ी यूनिट्स। ये जो R है ना जी, इसकी यूनिट क्या होती है? ओ, क्या होती है? ओम्स। ये सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा एक बात बताओ यार, अगर मुझे कभी इसकी यूनिट पता करनी हो तो इसकी यूनिट क्या आ जाएगी? नीचे सेंटीमीटर हो गया, ये सेंटीमीटर कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो रो का यूनिट क्या हो जाएगा? है ओए होए, सुन तो ले। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर स्क्वायर, नीचे सेंटीमीटर, ऊपर जाके मल्टीप्लाई नहीं होगा यार, तो ओम सेंटीमीटर होगा ना रो का यूनिट। नहीं समझ में आई बात? आ गई? अरे बोलो ना यार। ठीक है, आ जाओ इधर देखो, जी को देखो भाई साहब, जी को देखो। ये 1/r है ना जी, तो 1/r की यूनिट क्या होगी? ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, या फिर ओम इनवर्स को साइमन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? साइमन भी कहते हैं। फंडा क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? बोलो यार, कर लोगे? यूनिट के फंडे क्लियर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? बोलो। तो कप्पा की यूनिट बता दो। चलो, कप्पा की यूनिट कैसे निकालोगे? ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स इसका था, L/A का क्या होगा? अगेन सेंटीमीटर इनवर्स होगा, तो इसका यूनिट क्या हो गया? ये फंडा समझ में आया कि नहीं आया? बोलो यार। कप्पा को क्या कहते हैं? कंडक्टिविटी या फिर स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी कहते हैं। ये सारे फॉर्मूलों का काम करेंगे। आपको एक बार समझ में आ जाए तो हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन बोले बेटा जी? एक क्वेश्चन बोलते हैं, लिखो।
एनसीईआरटी का है। द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ ए कॉलम ऑफ ये नोट हो गया था ना, एक मिनट हटा देते हैं इसको। ठीक है, द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ ए कॉलम ऑफ 0.05 मोलर NaOH सॉल्यूशन मोलर NaOH solution of diameter 1 centimeter and length 50 centimeter is 5.55 into 10 की पावर 3 ओम। फुल स्टॉप। कैलकुलेट रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी। यार मोलर कंडक्टिविटी तो बता ही नहीं आपको, चलो कोई बात नहीं। कैलकुलेट रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी कर लो यार, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा आसान है ये, कर लो फटाफट से। चलो बताओ क्या कर रहे हो, बताओ क्या कर रहे हो। 83.2 आया है, थोड़ा सा गलत आया, कैलकुलेशन मिस्टेक है थोड़ी सी। 82 पॉइंट कुछ नहीं है, 87.1 है, ठीक है। चलो एक बार देखो पहले, सबसे पहले तो आप क्या फाइंड आउट करना है आपको, बताओ ज़रा। रेजिस्टिविटी, ठीक है, तो रेजिस्टेंस आपको दे रखी है रो एल बाई यस और नो, यहाँ ये कितना है 5 पॉइंट इक्वल टू, ये आपको फाइंड आउट करना है एल कितना है, ये डायमीटर दे रखा है, तो रेडियस कितना हो गया बोलो यार 0.5 सेंटीमीटर, और एरिया कितना हो गया
यस और नो? तो 3.14 इंटू 4 ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। यस और नो? कुछ नहीं करना, इसको ऊपर इसको नीचे पटक दो, रो आ जाएगा। सर 87.2 राइट, 87.13 ओम सेंटीमीटर। ये आ गया आपका रेजिस्टिविटी, और 1 अपॉन रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टिविटी हो जाएगा, अपने आप कर लेना, 1 अपॉन 87.13। वेरी इजी ना, बहुत आसान था ये, बहुत ही ज़्यादा आसान। ठीक है, बस आपको एक फॉर्मूला यूज़ करवाना था मैंने, इसलिए आपको दे दिया। आगे बढ़ जाएं, चलिए। ऐसे क्वेश्चन हाँ पूछे जाते हैं बोर्ड्स के अंदर, काफ़ी इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, देखो ऐसा होता है कि सारे क्वेश्चन आसान नहीं आएंगे, पर आधे क्वेश्चन बहुत आसान आएंगे। सारे तो इजी नहीं होंगे एग्जैक्टली आपको जैसे ये दिख रहा है, बिल्कुल ही सीधा था, इसमें कुछ करना ही नहीं था। आधे क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड के पेपर में बता रहा हूँ ऐसे ही रहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ जाएं, हेडिंग डाल लो मोलर कंडक्टेंस। मोलर कंडक्टेंस का डेफिनेशन बोल रहा हूं, साथ साथ लिख लो। मोलर कंडक्टेंस में लिखो कंडक्टेंस ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग, कंडक्टेंस ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट, कंडक्टेंस ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट between two electrodes which are a unit length apart, is called the molar conductance of the solution. ठीक है, तो इसका एक फॉर्मूला है कपा का, मोलर कंडक्टेंस को लैम्डा एम से रिप्रेजेंट करते हैं। लैम्डा एम होगा कपा इंटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम होगी किसमें, सेंटीमीटर क्यूब में। एक फॉर्मूला ये है, और 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ml होता है, पता है ना आपको? नहीं पता तो जान लो। ठीक है भाई, जितना भी वॉल्यूम होगा ml में, उसमें जो भी आयंस की कंडक्टिविटी होगी उससे उसको मल्टीप्लाई अगर मैं कर दूं तो मोलर कंडक्टेंस नहीं आ जाएगी? बोलो यस और नो। अच्छा, अगर वॉल्यूम की टर्म्स में नहीं करना है, मोलारिटी की टर्म्स में ज्यादातर यूज होगा, तो वो फॉर्मूला होगा कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलारिटी। अरे कंसेंट्रेशन क्या होता है, मोल्स अपॉन वॉल्यूम नहीं होता है, तो मोलारिटी कंसेंट्रेशन टर्म्स ही तो है। अरे बोलो ना यार। तो अगर मैं वॉल्यूम की टर्म्स में बात नहीं करना चाह रहा हूँ, मोलारिटी की टर्म्स में बात करना चाह रहा हूँ, तो कंसेंट्रेशन से डिवाइड होगा, और मोलारिटी में वॉल्यूम इन लीटर होता है, तो उसका फैक्टर मैंने पहले ही ऐड कर दिया 1000 वाला, तो मोलारिटी को सेटिस्फाई करेगा वो। यहाँ पे ml की बात हो रही है, मोलारिटी में लीटर की बात होती है, तो मोलारिटी में 1000 का फैक्टर ऐड कर दिया मैंने। कहानी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, बोलो यार। अब देखो ऐसा है, चुपचाप एक फॉर्मूला याद कर लो लैम्डा एम का, कापा इंटू 1000 अपॉन मोलारिटी। लैम्डा एम स्टैंड्स फॉर, बताना कौन सी कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस। फंडा शायद आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, यूनिट की अगर मैं बात करूं तो साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर तो इसकी थी, मोल इनवर्स ही हो जाएगी, समझ गए? साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, अगला बोले इक्विवेलेंट कंडक्टेंस।
क्या बेटा जी? इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। इसमें लिखो, इसमें लिखो कंडक्टिविटी ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग conductivity of a solution containing 1 gram equivalent of electrolyte, 1 gram equivalent of electrolyte between two electrodes which are unit length apart. Equivalent electrolytes. 1 gram equivalent of the electrolyte between two electrodes which are unit length apart. It is denoted by lambda eq and the formula is kappa into 1000 upon normality. kappa into 1000 upon normality. अब इसके बाद इन दोनों का फॉर्मूला तो क्योंकि बहुत इजी है, इनमें एक रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन लैम्डा एम एंड लैम्डा ई क्यू। तो लैम्डा एम अपॉन लैम्डा ई क्यू करूंगा, बोर्ड पे देखते रहना, कापा इंटू 1000 अपॉन मोलारिटी दोस्तों, कापा इंटू 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी दोस्तों, कैंसल कैंसल, लैम्डा एम अपॉन लैम्डा ई क्यू, नॉर्मेलिटी अपॉन मोलारिटी आ गया दोस्तों। बचपन याद करो, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलारिटी इंटू एन फैक्टर होता था, लैम्डा एम अपॉन लैम्डा ई क्यू इज इक्वल टू मोलारिटी इंटू एन फैक्टर अपॉन मोलारिटी। माई गॉड, ओ माई गॉड, ये भी एक फॉर्मूले के तौर पे आपको याद होना पड़ेगा, इस पे भी डायरेक्ट कहानी बन सकती है। लैम्डा एम अपॉन लैम्डा इक्विवेलेंट इज इक्वल टू एन फैक्टर आ जाएगा बेटा जी। ये था रिलेशन आपका लैम्डा एम और यानी कि मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का। ठीक है जी, नोट कर लो। एक क्वेश्चन देते हैं छोटा सा बहुत, ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन देंगे बस आज, ठीक है ना। नया टॉपिक नई क्लास में जाएगा फिर, और क्या, क्योंकि उसमें थोड़ा सा ना लिखवाने वाला पार्ट है और समझाने वाला पार्ट है। शुरू करवा दिया तो मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि ये तो टाइम लगाएगा। चलो क्वेश्चन बोले, एक सेकंड रुक जाते हैं। चलो बेटा जी क्वेश्चन लिखो। इफ रेजिस्टिविटी ऑफ 0.8 मोलर KCl if resistivity of 0.8 molar KCl solution is 2.5 into 10 की पावर 3, रेजिस्टिविटी क्या होती है बेटा जी? रो, कैलकुलेट लैम्डा एम ऑफ द सॉल्यूशन। वेरी इजी, वेरी वेरी इजी, बकवास क्वेश्चन, ठीक है, सिर्फ फॉर्मूला पुटिंग ओनली। कर दो जल्दी, आंसर तो बता दो, अब तो बता दो खिलाड़ियों, आंसर बताओ।
क्या बेटा जी? 0.5 आ रहा है आपका। बेटा इतना गलत कैसे आ रहा है? अरे ओ खिलाड़ी, लैम्डा एम क्या होता है बताइए? ये कापा क्या होता है? ओ 1/रो कितना दिया हुआ है? तो कापा ही हो गया, तो 1/1000 हो गया। मोलारिटी कितना है? 8 × 10⁻⁻1 हो गया, मतलब ये 10 ऊपर चला गया, ये गया, ये 4 पे गया, और ये अबे यार 1/2 ही आ रहा है। हाँ यार बात तो ठीक है, फिर इसमें गलत दिया हो। अरे इन्होंने वैल्यू उल्टी दे रखी है, पहले 10 की पावर -3 ले लिया, यहाँ 3 दे के यहाँ -3 ले लिया। नहीं भाई आंसर ठीक आ रहा है, 0.5 ही आ रहा है भाई, राइट। ठीक है, अच्छा ये कापा का थोड़ी आ रहा है आंसर। अरे भाई क्या करते हैं, ये तो हमने ये कापा था और ये लैम्डा एम था। साइमन सेंटीमीटर², यूनिट अगर आपने नहीं लगाई तो फ्री का आधा नंबर आप लोगों का चला जाएगा। आज के समाचार हुए समाप्त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।